कैसी चल रही है आप सभी लोगों की जेईई की प्रिपरेशन? ऑल इज वेल? तो जो स्टूडेंट्स इस समय 12th क्लास में हैं, क्या वो प्रॉपर तरीके से अपना रिवीजन कर रहे हैं? नाइस, ग्रेट। देखिए, रिवीजन के दौरान सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो हमें रहता है वो पता है क्या है, कि हम क्या क्या चीजें कवर करें। तो देखिए, आपको सबसे पहले जो फोकस करना है वो जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट पे फोकस करना है। और जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट पे अगर आप लोग फोकस कर रहे हैं तो आपको पीवाईक्यू जरूर लगाने चाहिए। मतलब लास्ट 3 इयर्स के पीवाईक्यू आप रेगुलर बेसिस पे सॉल्व करते रहें, ठीक है भाई। और मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, टेलीग्राम लिंक, जिस पर रेगुलर बेसिस पर हम जो भी इस चैनल पर वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं उसके बारे में अपडेट करते रहते हैं। इस चैनल पर जो भी बेस्ट कंटेंट हो सकता है, बेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस जो हो सकती है, और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो जनरली हमें पहली बार में समझ में नहीं आते हैं, उनको हम कोशिश कर रहे हैं इस चैनल के थ्रू अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को फिर। तो हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, कुछ ऐसे यूनिक मेथड्स, कुछ ऐसे डिफरेंट अप्रोचेस जो हो सकता है कि आज से पहले आप लोगों ने कभी ना देखे हों, वो हम कवर करने वाले हैं द नेक्स्ट टॉपिक में, टॉपलिंग। टॉपलिंग रोटेशनल मैकेनिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और मैंने जनरली ऑब्जर्व किया है अपने क्लासरूम एक्सपीरियंसेस के दौरान कि कई सारे स्टूडेंट्स को टॉपलिंग में प्रॉब्लम आती है। लेकिन आज मेरा ये आप लोगों से प्रॉमिस है कि इस वीडियो में टॉपलिंग को इतने शानदार तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि आज के बाद टॉपलिंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपको कभी भी किसी भी तरह का चैलेंज फेस ना हो। ठीक, टॉपलिंग का मतलब तो जानते हैं ना, टॉपलिंग का मतलब होता है लुढ़कना, ठीक है। और मैं यहां पर सबसे पहले टॉपलिंग ऑन द इंक्लाइंड सरफेस स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैंने जनरली ऑब्जर्व किया है कि जब हम टॉपलिंग की चर्चा करते हैं तो टॉपलिंग ऑन अ इंक्लाइंड सरफेस पर स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा चैलेंज फेस होता है। लेट्स स्टार्ट। सिचुएशन क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है जिस पे आप देख पा रहे होंगे देयर इज अ ब्लॉक, एक क्यूबिकल ब्लॉक रखा गया है जिसकी विड्थ L है और जनाब उसकी हाइट H है, और ये ब्लॉक इस समय इक्विलिब्रियम में है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस ब्लॉक पर नेट फोर्स एज वेल एज नेट टॉर्क क्या है, 0 है। मतलब ब्लॉक इस समय रेस्ट की पोजीशन में है। देखिए, स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं सबसे पहले आप लोगों से पूछना चाहूंगा। ये क्वेश्चन पहले यहां लिखा हुआ है, द टॉर्क ऑफ अ नॉर्मल फोर्स अबाउट सेंटर ऑफ मास। टॉपलिंग को समझने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे। आपसे जनाब पूछा जा रहा है कि नॉर्मल फोर्स का टॉर्क बताइए सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होगा, देन व्हाट विल बी योर आंसर इस गिवन केस में। हाउ मेनी ऑफ यू जिनका आंसर 0 आ रहा है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितने लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि नॉर्मल का टॉर्क 0 आएगा? तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल गलत है जनाब। जरा देखिएगा, एक बात बताएगा मुझे, अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट बात करता हूं तो व्हाट अबाउट mg? mg का टॉर्क सेंटर के अबाउट क्या हो जाएगा, 0? यस और नो? यहां पर फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे की तरफ। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं यहां पर इस mg के 2 कंपोनेंट कर सकता हूं, एक अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और ये कंपोनेंट क्या होगा, mg sin थीटा, और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, ये कंपोनेंट क्या होगा, mg cos थीटा। क्या ये बात आप सभी को क्लियर है भाई? देखिएगा ध्यान से। सेंटर के अबाउट mg का टॉर्क 0, यस और नो? क्लियर? अच्छा, एक बात बताइएगा कि mg का टॉर्क 0 है, लेकिन सेंटर के अबाउट क्या फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा? और अगर ये ब्लॉक इस समय इक्विलिब्रियम में है, अगर ये ब्लॉक इस समय इक्विलिब्रियम में है, तो मुझे जल्दी से बताइए कि फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? अलोंग द इंक्लाइन प्लेन नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, mg sin थीटा। तो सेंटर के अबाउट ये फ्रिक्शन इस तरीके से लग रहा है, तो इस फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा, यस और नो? और ये टॉर्क किस सेंस में आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो यार, अगर तुम ये कहते हो कि नॉर्मल का टॉर्क 0 है, तो इसका मतलब है इसे रोटेट हो जाना चाहिए। लेकिन हम ऑलरेडी पहले ही बोल चुके हैं कि ये ब्लॉक क्या है, रेस्ट पर है। तो सबसे पहले तो आपको यहां पे ये समझना होगा कि इस केस में आप नॉर्मल फोर्स को
सेंटर ऑफ मास से पास नहीं करा सकते। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मैं बता दूं ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि नॉर्मल सेंटर ऑफ मास से पास हो गया तो इसका मतलब है कि सेंटर के अबाउट mg और नॉर्मल का टॉर्क 0, तो फ्रिक्शन का टॉर्क इसे रोटेट करा देगा, जो कि है नहीं पॉसिबल, क्योंकि ब्लॉक क्या है, इक्विलिब्रियम में है। यस और नो? तो पहली बात तो नॉर्मल का जो इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है ना, वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां पर एक्चुअली में सेंटर के अबाउट अगर हम नॉर्मल का टॉर्क पूछ रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि सेंटर के अबाउट जो नॉर्मल का टॉर्क है एग्जैक्टली उतना ही टॉर्क फ्रिक्शन का आएगा। तो यहां पर हमसे फर्स्ट पार्ट में यही पूछा गया था, द टॉर्क ऑफ अ नॉर्मल फोर्स। तो क्या लिखोगे, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है बेटा, mg sin थीटा। यस और नो? सेंटर के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया, h/2। ये है टॉर्क ऑफ अ फ्रिक्शन, जो कि नॉर्मल के टॉर्क के बराबर होगा। और नॉर्मल का अगर आप टॉर्क लिखना चाह रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, नॉर्मल का टॉर्क जल्दी से बताइए, n × x। बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, तो यहां पे आप नॉर्मल की वैल्यू को क्या लिख पाएंगे, नॉर्मल की वैल्यू होगी mg cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय x। तो यहां से आप सॉल्व करके ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि नॉर्मल किस पॉइंट पर इफेक्टिवली लग रहा होगा, या हम कह सकते हैं कि नॉर्मल का इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा। अब मुद्दा ये आया कि यार जो नॉर्मल है वो आज स्लाइटली आगे की तरफ शिफ्ट क्यों हो गया। एक्चुअली में जब ये ब्लॉक इस इंक्लाइंड सरफेस पर रखा होगा ना, तो जरा देखिएगा, मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बताता हूं आपको। जो नॉर्मल फोर्स है ना, वो किसी एक पॉइंट पे तो नहीं लग रहा होगा। हर वो पॉइंट जो इस ब्लॉक का इस सरफेस के कांटेक्ट में होगा, क्या हर उस पॉइंट पे नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, बताओ भाई, यस और नो? तो यहां पर एक्चुअली में ये जो ब्लॉक है ना, वो आगे वाली सरफेस को ज्यादा तेज पुश करता है, या हम ये कह सकते हैं कि आगे वाली सरफेस पर इफेक्टिव प्रेशर ज्यादा होता है और पीछे वाले सरफेस पे इफेक्टिव प्रेशर कम होता है। मतलब अगर मैं इसको वेक्टर डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं भाई, तो मैं ये कहूंगा कि यहां पर नॉर्मल का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा आगे की तरफ। जैसे जैसे आप अप द इंक्लाइन प्लेन मूव करते चले जाएंगे, ये नॉर्मल का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। ये एरोज पता है आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एरोज आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जैसे जैसे आप पीछे की तरफ जा रहे हैं नॉर्मल की वैल्यू कम होती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, या आप फील करके भी देख सकते हैं कि मान लीजिए एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक को, सपोज ये रहा ब्लॉक, उस ब्लॉक को इस तरीके से मैंने एक सरफेस पर रखा और मैं इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जब बढ़ाऊंगा तो ये जो ब्लॉक है वो आगे वाली सरफेस पे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा और पीछे वाली सरफेस पर कम प्रेशर एक्सर्ट करेगा। इसी वजह से नॉर्मल का जो इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होगा, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, और सेंटर ऑफ मास से अगर आप पास करा देते तो नॉर्मल का टॉर्क फिर फ्रिक्शन के टॉर्क को कैंसिल आउट नहीं कर पाता। और हमें यहां पे समझ में आ रहा है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट फ्रिक्शन के टॉर्क को कौन बैलेंस कर रहा है, अभी नॉर्मल का टॉर्क बैलेंस कर। क्लियर है बात, समझ में आया? तो यहां से आप ये भी निकाल सकते हैं कि नॉर्मल का इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा, और जो नॉर्मल है वो इफेक्टिवली थोड़ा सा आगे की डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सभी को समझ में आ गया भाई, यस और नो? क्लियर है? चलिए, ओके, नाइस। अब यहां पर एक और दूसरी प्रोफाइल के सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि वो कौन सा एंगल होगा जिस एंगल पर ये ब्लॉक जस्ट टॉपल करेगा। एक बात बताइएगा आप मुझको, जैसे जैसे आप ये एंगल बढ़ाते चले जाएंगे क्या फ्रिक्शन का टॉर्क बढ़ेगा? क्योंकि आप ऑब्जर्व करिए, फ्रिक्शन जो है उसका टॉर्क ये है mg sin थीटा इंटू h/2। आप जैसे जैसे थीटा की वैल्यू को बढ़ाएंगे क्या साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी? और अगर साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो कैन आई से दैट कि ये टॉर्क बढ़ेगा? अब देखो यार, ये टॉर्क बढ़ रहा है, इसको बैलेंस कौन कर रहा है? नॉर्मल का टॉर्क। और नॉर्मल की वैल्यू तो mg cos थीटा के बराबर है, क्योंकि बॉडी तो इक्विलिब्रियम में है, तो नॉर्मल फोर्स mg cos थीटा के बराबर है इनटू x। तो ये समझो कि अगर ये वाला टर्म इंक्रीज कर रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए यहां पे जो x है इसकी वैल्यू भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। मतलब जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन इंक्रीज करते जाओगे, नॉर्मल का इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन धीरे 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 कहां शिफ्ट होता जाएगा? नीचे शिफ्ट होता जाएगा।
समझ में आ रहा है? मतलब मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि जो नॉर्मल है वो यहां पर इस ब्लॉक को टॉपल होने से रोकने का प्रयास कर रहा है। जैसे जैसे आप ये एंगल बढ़ा रहे हो, ये जो नॉर्मल है वो धीरे धीरे आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो अब आप सोचिए एट अ वर्ज ऑफ टॉपलिंग, मतलब क्रिटिकल कंडीशन की बात कर रहा हूं। वर्ज ऑफ टॉपलिंग का मतलब है वो मोमेंट जब ये ब्लॉक जस्ट टॉपल करेगा। अगर वो एंगल आपसे पूछ लूं कि मिनिमम एंगल क्या होना चाहिए जिस पे ब्लॉक टॉपल करेगा, तो आप बताइए क्या सोचेंगे? क्या मैं ये कह सकता हूं कि उस मोमेंट पर ये जो नॉर्मल फोर्स है ये इफेक्टिवली अपनी एज पे पहुंच चुका होगा? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? मतलब जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये सरफेस है, अब ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक, मैंने इस ब्लॉक को इस तरीके से रखा, ठीक, अभी नॉर्मल इफेक्टिवली बॉडी के सेंटर से पास हो रहा होगा, लेकिन देखो मैं यहां पे इस सरफेस का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लगातार इंक्रीज कर रहा हूं, लगातार इंक्रीज कर रहा हूं, तो किसी एक एंगल पे जाकर के ये ब्लॉक एच के अबाउट ओवरटर्न हुआ। तो आपसे वो मिनिमम एंगल पूछा जा रहा है कि वो मिनिमम एंगल क्या होगा। क्लियर है क्वेश्चन? तो देखिएगा, लेट्स सी, यहां पर अगला पार्ट हम देखते हैं कि मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन एट विच ब्लॉक विल टॉपल। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उस केस में आप नॉर्मल को जस्ट एज पे शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि इससे आगे तो जा नहीं सकता, ये बॉडी का एज पॉइंट है। नॉर्मल ने अपनी पूरी प्रयास करा कि वो टॉपलिंग को रोक पाए और इसलिए नॉर्मल धीरे धीरे आगे शिफ्ट होता गया, लेकिन जिस मोमेंट पर ये टॉपलिंग हो रही होगी, सपोज उस एंगल को मैंने थीटा टी बोल दिया, अब देखिएगा यहां पे फ्रिक्शन पीछे, हमें मान करके चल रहे हैं फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट है कि यहां पर किसी भी तरह की कोई भी स्लाइडिंग नहीं हो रही है। इज इट क्लियर? तो देखना भाई, एक बात बताओ, यहां पे अपन लगा सकते हैं एम जी साइन थीटा और यहां पर हम लगा सकते हैं एम जी कॉस थीटा। मुझे वो एंगल निकालना है, मुझे यहां पे टॉर्क बैलेंस करना पड़ेगा। टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट बैलेंस करूं? बताइए, किसके अबाउट? अभी बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है जनाब, फोर्स जीरो है, और अगर किसी बॉडी पे फोर्स जीरो होता है ना, तो हर पॉइंट के अबाउट स्पेस में टॉर्क क्या आता है? सेम आता है। अगर ये बात आपको नहीं पता तो इस पे भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप जाकर के चेक करिएगा प्लेलिस्ट में। मैंने एक बात को प्रूव किया है कि बॉडी पे अगर नेट फोर्स जीरो है तो टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट सेम आता है। तो यहां पर अगर आप ये थीटा टी निकालना चाह रहे हैं तो आप आइदर सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी टॉर्क एनालिसिस कर सकते हैं, और अगर आप चाहें किसी और पॉइंट के अबाउट तो उसके अबाउट भी टॉर्क एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए यहां पे सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही अगर मैं टॉर्क एनालिसिस करूं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एमजी का टॉर्क जीरो हो जाएगा, यस और नो। और मैं यहां पर ये कहूंगा कि जस्ट नॉर्मल का टॉर्क, अब आप देखिए नॉर्मल इंटू ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस होगा L/2, यस और नो। और फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है, तो सेंटर के अबाउट फ्रिक्शन, पहले तो मुझे बताइए नॉर्मल का टॉर्क क्या लिखेंगे? नॉर्मल इंटू L/2, ये नॉर्मल इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और फ्रिक्शन का टॉर्क क्या लिखेंगे? फ्रिक्शन इंटू H/2, यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट। नॉर्मल और फ्रिक्शन की वैल्यूज हमें पता है क्योंकि बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो नॉर्मल की वैल्यू क्या लिखेंगे? बताओ भाई, mg cos थीटा, यस और नो, मल्टीप्लाइड बाय L बराबर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वैल्यू भाई mg sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय h। यहां पर mg से mg कैंसिल आउट, और आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे आपके पास tan थीटा की वैल्यू यहां से निकल करके आती है क्या? L/h। ये है मिनिमम एंगल, ये वो एंगल है जिस एंगल पर ये ब्लॉक जस्ट टॉपल करेगा। क्या समझ में आया मैंने क्या किया? इसको बोला जाता है वर्ज ऑफ टॉपलिंग, या इसको बोला जाता है क्रिटिकल कंडीशन। तो जब भी ये क्रिटिकल कंडीशन की बात की जाए ना, तो ब्लॉक जिस एज के अबाउट टर्न लेने वाला है, आप नॉर्मल को उस पॉइंट पर शिफ्ट कर दीजिए। अब सुनिएगा, यहां पर और भी कई तरह के क्वेश्चंस हमारे सामने बनते हैं। क्या एक बार जेईई एडवांस में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर टॉपलिंग बिफोर स्लाइडिंग? क्या पूछा गया था? टॉपलिंग बिफोर स्लाइडिंग। तो मुझे एक बात बताना, वो कौन सा एंगल होगा जिस पर ये ब्लॉक जस्ट स्लिप करना स्टार्ट करेगा? अगर आप लोग फ्रिक्शन पढ़ चुके हैं तो बेटा आपको पता होगा वो एंगल जिस पर जस्ट ये स्लिपिंग स्टार्ट करेगा उसे tan थीटा s बराबर हम क्या लिख सकते हैं? म्यू एस। याद करो, एंगल ऑफ रिपोज। तो हम कहेंगे ये वो एंगल है जिस पर स्लिपिंग स्टार्ट होगी। हमने कहा कि कंडीशन किसका? टॉपलिंग
बिफोर स्लिपिंग। क्योंकि यहां पे दो कंडीशन हो सकती है ना, कि जैसे जैसे हम एंगल बढ़ा रहे हैं तो इट मे बी पॉसिबल कि ये ब्लॉक पहले टॉपल कर जाए, या इट मे बी पॉसिबल कि टॉपलिंग से पहले ये क्या कर दे, स्लिपिंग स्टार्ट कर दे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए ना, तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा थीटा टी निकाल लीजिए और थीटा एस निकाल लीजिए। आप क्या चाहते हैं, टॉपलिंग कराना? अगर टॉपलिंग पहले कराना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि ये थीटा टी जो एंगल है ना, वो थीटा एस से कम होना चाहिए। तो अगर दोनों तरफ 10 लगा देते हैं तो आप कहेंगे कि L बाय एच की जो वैल्यू है वो म्यू एस, मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ये बात समझ आई, ये कंडीशन कैसे लगाई मैंने? इज इट क्लियर? आप खुद सोचिए कि मान लीजिए ये वाला जो एंगल है वो आपका सपोज 20 डिग्री आया। कितना आया भाई? 20 डिग्री। और ये वाला एंगल जो है वो आपका आया 25 डिग्री। मतलब 25 डिग्री पर स्लिपिंग हो जाती है और 20 डिग्री पर वो टॉपलिंग कर जाता है, यस और नो? तो अब आपने एंगल को ग्रेजुअली 0 से स्टार्ट किया बढ़ाना, तो जो एंगल पहले अचीव हो जाएगा वो इवेंट पहले हो जाएगा। तो मान लीजिए 20 डिग्री पे जैसे ही पहुंचेंगे तो 20 से जैसे थोड़ा सा एंगल ज्यादा होगा, ब्लॉक क्या कर देगा, जस्ट टॉपल कर देगा। तो यहां पे लोग जनरली क्या है, गलती कर देते हैं जल्दबाजी में। उनसे बोला जाता है हमें टॉपलिंग पहले करानी है, तो उनको लगता है टॉपलिंग वाला एंगल ज्यादा होना चाहिए। जरा ज्यादा नहीं, कम होना चाहिए। अगर मैं यहां पर आपसे इसकी जस्ट उल्टी कंडीशन पूछ लेता कि हम क्या चाहते हैं, स्लिपिंग हो, स्लिपिंग बिफोर टॉपलिंग, तो बताओ क्या कंडीशन लगाओगे? तो मैं यहां पे कहूंगा कि इनइक्वालिटी का साइन बदल दो, यस और नो? थीटा टी की जो वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन थीटा एस। मतलब अगर L बाय एच जो है वो ग्रेटर देन क्या हो गया, म्यू एस, तो इस केस में पहले स्लिपिंग होगी और बाद में टॉपलिंग होगी। ऐसा आपने कई बार देखा भी होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने आपके, ये रहा सरफेस, ये रहा ब्लॉक, ठीक? अभी मैंने इस ब्लॉक को इस तरीके से रखा है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये हाइट है, यस और नो? और ये है इसकी विड्थ, और ये विड्थ क्या है, L, ठीक? और आपने देखा था tan थीटा क्या था, L बाय एच। अब इस केस में ऑब्जर्व करिएगा कि मैं यहां पर एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन इंक्रीज कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं, क्या हुआ, टॉपल किया पहले। अरे किया या नहीं किया? ठीक है। अब देखना आप ध्यान से, मैंने इस ब्लॉक को इस तरीके से रख दिया। अब आपने इस तरीके से रख दिया तो ये आपकी हाइट होगी, यस और नो? और ये आपकी विड्थ होगी। मतलब सिचुएशन बदल गई, जो पहले L था वो अब H बन गया, जो H था वो L बन गया, यस और नो? तो आपका tan थीटा चेंज हो जाएगा। अब देखिएगा मैं एंगल बढ़ा रहा हूं, देखिए क्या हुआ, क्या हुआ बताइए? टॉपल पहले किया या स्लिप पहले किया? इस बार आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि स्लिपिंग पहले हो रही है, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि जब ये एंगल छोटा होगा, ये एंगल छोटा कब होगा, जब वो ब्लॉक की हाइट जो मैक्सिमम है वो डिनोमिनेटर में होगी। और वो तो तभी होगी ना जब इस क्यूबिकल ब्लॉक की ये जो हाइट है वो इस तरीके से हो, तो tan थीटा टी कम आएगा। और अगर इसको ऐसे रख दोगे तो tan थीटा टी tan थीटा एस से ज्यादा आएगा। तो जो मैंने केस नंबर 1 कंसिडर किया वो ये वाला था जनाब, यस और नो? जवाब दो भाई, समझ आ रहा है पक्का? तो पहला वाला केस ये था जिसमें पहले टॉपलिंग हुई, और दूसरा वाला केस ये था जिसमें पहले क्या हुई, स्लिपिंग हुई। तो ये होती है कंडीशन। अब देखिएगा इन सवालों को सॉल्व करने का एक ज्योमेट्रिकल मेथड भी आपको मैं बताना चाहता हूं, यूनिक अप्रोच, जिसमें आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो भाई, बोला गया है भाई, डिमांड आ रही है। अब देखना आपसे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन भी बहुत जल्दी से टैकल कर लोगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपलिंग विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। देखना ध्यान से, यहां पर ये वाली कंडीशन में ले रहा हूं, ब्लॉक यहां पे स्लिप नहीं कर रहा है, ओके? थीटा की जो वैल्यू है बेटा वो थीटा टी से कम है। क्या होगा इस केस में, देखिएगा फ्रिक्शन ऐसे लगेगा। नॉर्मल आपको पता है, सपोज ये बॉडी का यहां पर सेंटर ऑफ मास है, नॉर्मल अभी थोड़ा सा आगे शिफ्टेड होगा, लेकिन ब्लॉक अभी टॉपल नहीं करेगा क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल है वो थीटा टी से क्या है, कम है। पता है आपको एक इंटरेस्टिंग बात, यहां पर mg का लाइन ऑफ एक्शन नॉर्मल ऑफ फ्रिक्शन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही पास करेगा। ऐसा क्यों बोला, कौन बताएगा? जरा ऑब्जर्व करिएगा, मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि यहां पे सरफेस पे मैं वो पॉइंट लेता हूं जहां से नॉर्मल ऑफ फ्रिक्शन का लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट कर रहा है, यस और नो? तो एक बात बताइएगा, इस पॉइंट के अबाउट नॉर्मल का टॉर्क 0, व्हाट अबाउट द टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन
0, क्योंकि नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों इसी पॉइंट से पास कर रहे हैं। आपने कहा बॉडी इक्विलिब्रियम में है, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो इकलौता एक ही फोर्स बचा mg, तो mg का टॉर्क भी 0 होना पड़ेगा, और mg का टॉर्क जनाब तभी 0 होगा जब mg इस पॉइंट से पास करेगा। इक्विलिब्रियम के कई सारे सवाल पता है इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व किए जा सकते हैं। अगर किसी गिवन बॉडी पर 3 फोर्सेस लग रहे हैं, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बता रहा हूं, अगर किसी गिवन बॉडी पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं और वो फोर्सेस पैरेलल नहीं है, और वो गिवन बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है ना, तो वो तीनों फोर्सेस कॉनकरेंट होंगे, गारंटी है, जैसे कि आप यहां ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो देखिएगा यहां पे mg का इफेक्टिव लाइन ऑफ एक्शन यहां से पास कर रहा है। अब उस मोमेंट पर जब जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग है, ये हम कह सकते हैं क्रिटिकल कंडीशन है, इसी की चर्चा हुई थी अभी, ये वो एंगल है जिस पे ये ब्लॉक जस्ट क्या करेगा, टॉपल करेगा, उस समय नॉर्मल यहां से पास हो रहा होगा, और जो mg है ना वो इफेक्टिवली इस पॉइंट से पास हो रहा होगा, और ये होगा फ्रिक्शन। ये है कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशन बोल सकते हैं, या इसको वर्ज ऑफ टॉपलिंग बोल सकते हैं। एट द मोमेंट ऑफ टॉपलिंग mg का लाइन ऑफ एक्शन इस कॉर्नर से पास होगा, और इस ज्योमेट्री की हेल्प से आप बहुत आसानी से थीटा टी निकाल सकते हैं। कैसे, सुनना चाहेंगे? देखिएगा, एक बात बताइएगा मुझे, अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, देखिएगा आराम से ज्योमेट्री, अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल हो गया थीटा, मतलब mg का नॉर्मल के साथ जो एंगल आ गया वो थीटा आ गया। इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करो, इस वाले ट्राइंगल को, यहां पर तुम्हें ये लेंथ दिखाई दे रही होगी, ये लेंथ क्या होगी तुम्हारे पास l/2, और ये लेंथ क्या होगी h/2, यस और नो? दिस इज l/2 एंड दिस इज h/2। तो जल्दी से बताना, इस गिवन ट्राइंगल में क्या तुम tan थीटा की वैल्यू ये नहीं लिख सकते, l/2 डिवाइडेड बाय h/2, 2 से 2 कैंसिल, ये वैल्यू कितनी आ गई, l/h। क्या कहना है? अरे भैया सारे झंझट खत्म, मुद्दे की बात पे आओ, सीधे सुनना एक बार, जिस मोमेंट पर टॉपलिंग हो रही हो उस मोमेंट पर mg का जो लाइन ऑफ एक्शन है ना वो h से पास होता है। अगर ये बात याद रही ना तो बहुत आसानी से थीटा टी कैलकुलेट कर सकते हो। और सोचो कि जैसे ही अगर थीटा की वैल्यू थीटा टी से ज्यादा हो गई, अब क्या होगा, अब mg का टॉर्क, mg का लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट से थोड़ा सा आगे हो जाएगा, तो जब इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क एनालिसिस करोगे तो mg का टॉर्क इसको क्या कर देगा, टॉपल कर देगा। क्लियर है मेरी बात? तो एट द वर्ज ऑफ टॉपलिंग एट अ क्रिटिकल कंडीशन mg का लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट से पास कराने का, भाई क्वेश्चन करोगे? अभी समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। जैसे कि चेंज हो जाए भाई, क्या हो गया, ये भी तुम्हारी तरह एकदम लेजी हो गया क्या? हाँ देखना, यहां पर आपसे पूछा जाए कि थीटा टी बता दीजिए, थीटा टी का मतलब समझ आ रहा है, वो एंगल जिस पे ये जस्ट टॉपल करेगा। हम यहां पर ये मान करके काम कर रहे हैं कि फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट है कि देयर इज नो स्लिपिंग। ठीक है, बताओ क्या करोगे? एक तो वही कॉन्सेप्ट है, टॉर्क वगैरह लिखो, दूसरा ज्योमेट्री से सॉल्व करना है भाई, ज्योमेट्री से सॉल्व करना है। देखना ध्यान से, ये रहा नॉर्मल का लाइन ऑफ एक्शन, जस्ट उस मोमेंट पर क्या mg का लाइन ऑफ एक्शन h से पास होगा बेटा, यस और नो? और ये रहा तुम्हारा फ्रिक्शन। जरा ऑब्जर्व करना भाई, जल्दी से बताना, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अभी थोड़ी देर पहले ज्योमेट्री से एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये बेटा 90 माइनस थीटा, ये 90 तो ये थीटा। जरा ध्यान से देखो इस ट्राइंगल को, मान लो बेटा इसको पॉइंट O बोला, इसको A बोला, इसको B बोला, क्या ट्राइंगल OAB चमक रहा है? क्यों भाई लड्डू गोपाल चमक रहा है? ट्राइंगल OAB, जरा बताना ट्राइंगल OAB में tan थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर लेंथ, जनाब परपेंडिकुलर लेंथ तो मुझे लग रहा है R है, और ये बताओ ये लेंथ क्या है, ये सेंटर ऑफ मास है बेटा, सेंटर ऑफ मास है तो ये लेंथ कितनी होगी, h/2। खत्म हो गया सवाल, tan थीटा बराबर r डिवाइडेड बाय h/2, ये वैल्यू कितनी आ गई, 2r/h, मतलब थीटा टी की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 2r/h। नहीं आया समझ? कैसा लगा मेथड? कुछ नया सीखने को मिला? दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। चलो एक और सवाल करते हैं, बी पार्ट। ज्यादा एक्साइटेड मत हो भाई। सॉलिड कोन, ये लो भाई, एक सॉलिड कोन जिसको रफ इंक्लाइंड सरफेस पर रखा है,
फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट है कि यहां पे स्लिपिंग नहीं हो रही, ये क्वेश्चन में हमें मेंशन है। ठीक, अब आपसे ये बोला जा रहा है कि इस थीटा की वैल्यू, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट ब्लॉक विल टॉपल, कौन बताएगा आंसर? चलिए देखते हैं, एनी वन ऑफ यू। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं अभी पता चल जाएगा कि कितने लोग माहौल सेट कर रहे हैं और कितने लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। एक लाइन का क्वेश्चन है, जिस मोमेंट पर ये टॉपल करेगा उस मोमेंट पर mg का लाइन ऑफ एक्शन यहां से पास करेगा। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आप सेंटर ऑफ मास पढ़ चुके हैं तो एक सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द बेस, पता है ये डिस्टेंस कितना होता है? h/4, और ये डिस्टेंस कितना है? r। अब आपको समझ आ गया होगा ये एंगल थीटा, आपको तुरंत समझ में आ गया होगा tan थीटा t इज इक्वल टू, बताइए क्या लिखेंगे? tan थीटा t बराबर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज r डिवाइडेड बाय h/4 एंड दिस इज 4r/h। कई सारे स्टूडेंट्स तो एक झटके में ही आंसर निकाल चुके हैं, मतलब मुझे समझ तो आ गया एक बात कि आप लोगों को ये मेथड तो क्लियर हो गया भाई। यस और नो? क्लियर है? क्या लग रहा है, टॉपलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन आपके लिए टफ है क्या? mg के लाइन ऑफ एक्शन को जस्ट एज से पास कराइए, बेसिक ज्योमेट्री लगाइए और सवाल का आंसर निकाल के रख दीजिए भाई। क्लियर? पक्का? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये था टॉपलिंग ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन। अब टॉपलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन अगर समझ आ गई है तो टॉपलिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस तो हलवा है हमारे लिए। पहले अपन ने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर लिए, अब थोड़ा सा सस्ते लेवल के भी सवाल करेंगे। लेट्स सी, देखते हैं भाई, आगे बढ़े। ओके नाइस। टॉपलिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, देखिएगा देयर इज अ ब्लॉक जो कि रफ सरफेस पर रखा हुआ है, फ्रिक्शन सफिशिएंट है सो दैट वी आर नॉट कंसिडरिंग एनी काइंड ऑफ स्लिपिंग। आपसे बोला गया है कि यहां पे एक फोर्स लगाया गया और फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इस क्यूबिकल ब्लॉक के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। इस क्यूबिकल ब्लॉक की हाइट h है, लेंथ l है, मतलब विड्थ। आपसे पूछा है f मिनिमम टू टॉपल द ब्लॉक। कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। जिस मोमेंट पर टॉपलिंग स्टार्ट होगी उस मोमेंट पे मुझे क्या करना चाहिए, मतलब वो एंगल, सॉरी वो एंगल नहीं बोलना चाहिए, वो फोर्स जिस पे जस्ट ये टॉपल करेगा, बताइए क्या कंडीशन होगी? क्या नॉर्मल जस्ट एज पे शिफ्ट हो चुका होगा बेटा? यस और नो? यहां पीछे क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन। आगे सेंटर पे लग रहा है फोर्स F, नीचे क्या लग रहा है? mg। मुझे F की मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, ये है क्रिटिकल कंडीशन जिस पर नॉर्मल जस्ट एज पे शिफ्ट हो चुका है। अभी यहां पे ध्यान दीजिएगा कि mg का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इस तरीके से पास करेगा क्योंकि सरफेस हॉरिजॉन्टल है। क्या करें? टॉर्क एनालिसिस। किसके अबाउट? किसी भी पॉइंट के अबाउट कर सकते हैं क्योंकि बॉडी अभी क्या है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स 0 है बेटा, सुनिएगा ध्यान से। तो टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो आपका मन करे उस पॉइंट के अबाउट निकालिए। आपको इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, इसके अबाउट निकाल लीजिए। इस पॉइंट के अबाउट निकालने का बेनिफिट क्या है? इस पॉइंट के अबाउट निकालने का बेनिफिट ये है कि नॉर्मल का टॉर्क और फ्रिक्शन का टॉर्क क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो एक बात बताइएगा, इस पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क एनालिसिस करूं तो बेटा mg ऐसे लग रहा है, और mg का ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ? l/2। बहुत बढ़िया। f मिनिमम, ये वाली वैल्यू बेटा कितनी हुई? ये वैल्यू हुई आपकी h/2। तो इस एज के अबाउट f का टॉर्क जो है वो क्लॉकवाइज सेंस में आ रहा है और mg का जो टॉर्क है इसके अबाउट वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आ रहा है। तो जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग f का टॉर्क और mg का टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस कर रहा होगा। यस और नो? सोचो भाई, क्या कर रहे हो? सोना नहीं है भाई, जल्दी बताओ फटाफट। f मिनिमम की वैल्यू क्या लिखोगे? टॉर्क, सॉरी f मिनिमम का टॉर्क, f मिनिमम इंटू h/2, और जल्दी से बताना mg का टॉर्क क्या लिखोगे? mg इंटू l/2, 2 से 2 कैंसिल। तो यहां से बेटा f मिनिमम की वैल्यू मेरे पास आ जाती है mg इंटू l/h। यस और नो? ये है मिनिमम फोर्स जो कि आपको इस गिवन ब्लॉक के ऊपर लगाना पड़ेगा टू टॉपल। आप खुद ऑब्जर्व करिए, जैसे कि मैं आपके सामने अभी एक ब्लॉक देता हूं, दिया था, मान लो एक ब्लॉक को मैंने ऐसे रखा, तो ये अभी हाइट थी h, मान लो ये 2 मीटर है और ये कितनी है? 5 मीटर। ठीक,
ये एक रफ सरफेस पर रखा हुआ है भाई, इस पर तुमने एफ मिनिमम लगाया, इसी ब्लॉक को तुमने अब ऐसे रख दिया, ये लो भाई, इस पे तुमने ऐसे फोर्स लगाया, इस बार ये लेंथ क्या है 5 मीटर और ये लेंथ क्या है 2 मीटर। इस केस में आप देख पा रहे होंगे कि एफ मिनिमम की वैल्यू ज्यादा आएगी, क्योंकि आप देख पा रहे हैं एफ मिनिमम की वैल्यू क्या है mg, ऊपर है l और नीचे है h, तो l है 5 और h है 2, तो पहले वाले केस में ये फैक्टर हो जाएगा 5/2। अगर आप एफ मिनिमम की वैल्यू पूछोगे तो यहां क्या लिखोगे mg इंटू 5/2 भाई, यस और नो। वहीं दूसरे वाले केस में जब आपने इस गिवन ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल ना रख करके इस तरीके से वर्टिकल प्लेन में रख दिया है, उस केस में आपको समझ में आ रहा होगा दिस विल बी योर h एंड दिस इज l। तो यहां पे f मिनिमम की जब वैल्यू लिखोगे तो mg इंटू l, या दोनों केस में वैल्यू सेम आ रही है, इसमें 5/2 आ रही है बेटा 2.5 और इस केस में कितनी आ रही है 2/5 0.4। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप इस तरीके से रखोगे तो डेफिनेटली उस केस में टॉपल करना आसान होगा। ये तो अपने डेली लाइफ में भी तुमने ऑब्जर्व किया होगा यार। जैसे फॉर एग्जांपल देखना, ये ब्लॉक ऐसे रखा, ठीक, अभी मैंने फोर्स लगाया मिड पॉइंट पे, देखना टॉपल हो गया आसानी से। क्यों टॉपल हो गया? क्योंकि अभी आपको समझ में आ रहा है डिनोमिनेटर में h है, तो h अभी ज्यादा था, उस वही अगर ऐसे रख दोगे, देखो अब इस तरीके से रखा है तुमने ब्लॉक को, अब मैं कहूं कि इस पे मिनिमम फोर्स कितना लगाऊं, तो डेफिनेटली ये वाला फोर्स ज्यादा आएगा यार। क्यों? क्योंकि इस केस में ये हाइट है और वो हाइट 2 मीटर है। तो ये समझना भी जरूरी है कि आपने ब्लॉक को किस ओरिएंटेशन में रखा है whenever you want to calculate the minimum force for the toppling। एक बार एक क्वेश्चन आया था कि फाइंड द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू टॉपल द ब्लॉक। एक क्यूबिकल ब्लॉक था और उसमें 3 अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए थे। एक बार ब्लॉक को ऐसे रखा था, एक बार ब्लॉक को ऐसे रखा था, और एक ऑप्शन ये था कि हर केस में सेम लगाना पड़ेगा। तो आप क्या ये टिक करके आएंगे हर केस में एफ मिनिमम की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि हर केस में ब्लॉक तो सेम ही है। जनाब एच क्या होता है? दिस इज अ हाइट, और एल क्या है? दिस इज विड्थ। तो एक ब्लॉक को अलग अलग ओरिएंटेशन में रखने में एल और एच की डेफिनेशन बदल जाएगी ना। क्लियर है बात? सहमत हो? पक्का? चलो एक और सवाल कराऊंगा यहां पर, इसी में देखना आगे। बढ़िया सवाल है, मुझे काफी पसंद है। देखिए जनरली स्टूडेंट्स गलत आंसर निकालते हैं, लेकिन मुझे आपसे उम्मीद है कि आप लोग सही निकालेंगे। ये सरफेस है स्मूथ, मतलब अब ये सरफेस रफ नहीं है, और अभी आपने जो फोर्स लगाया वो सेंटर पे लगाया F। हाइट है बेटा H और लेंथ है L। सबको सॉल्व करना है भाई, ये ऐसा थोड़ी है कि बस वीडियो देख करके चले गए। एफर्ट मारो भाई। यहां पे आपने फोर्स लगाया, पॉइंट O से उसका लाइन ऑफ एक्शन पास हो रहा है, क्यूबिकल ब्लॉक है, आपसे पूछा जा रहा है F की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। फाइंड द F मिनिमम टू टॉपल दिस ब्लॉक। बताओ भाई कौन करेगा सॉल्व? सोचिए फटाफट। बेटा एक बात बता दूं, इस बार जैसे ही तुम फोर्स लगाओगे ना, ये ब्लॉक एक्सेलरेट करने लगेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपके फोर्स के अलावा और कोई फोर्स है नहीं। और एट द टाइम ऑफ टॉपलिंग ये बात तो समझ आ गई होगी कि नॉर्मल कहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर। यस और नो? mg ऐसे लग ही रहा है और ये आपने f लगाया। इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा वी केयरफुल, यहां पर ये बॉडी रेस्ट पे नहीं है, इस बॉडी पर नेट फोर्स 0 नहीं है, इस बॉडी के पास एक्सेलरेशन है। तो प्लीज अगर आप टॉर्क एनालिसिस कर रहे हैं तो या तो आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट करें। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट करने से स्यूडो फोर्स का टॉर्क क्या हो जाएगा? 0। आपको समझ में आ रहा होगा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन a है या नहीं है भाई? तो अगर आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क एनालिसिस करेंगे तो इस स्यूडो फोर्स का टॉर्क नहीं आएगा, बच के निकल जाओगे। अगर तुमने किसी और पॉइंट के अबाउट करी, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको याद होगा इस पॉइंट के अबाउट करी थी, क्योंकि उस केस में बॉडी का ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम था, बॉडी का एक्सेलरेशन नहीं था। लेकिन इस केस में अगर इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क एनालिसिस करोगे देन यू हैव टू कंसीडर द टॉर्क ऑफ स्यूडो फोर्स।
तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो उसमें मोस्ट फेवरेबल पॉइंट क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। हो सकता है कि कई सारे स्टूडेंट मेरी इस बात को लिंक ना कर पा रहे हो क्योंकि उन्होंने डायनामिक्स ऑफ सीआरटीएम का शायद पिछला लेक्चर नहीं देखा है। अभी 3 या 4 दिन पहले ही मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया जिसमें काफी डिटेल में चर्चा करी है कि टॉर्क एनालिसिस हम किसी भी पॉइंट के अबाउट कर सकते हैं, लेकिन वी हैव टू कंसीडर द टॉर्क ऑफ अ स्यूडो फोर्स। तो बताइए सेंटर ऑफ मास के अबाउट करने में क्या बेनिफिट है? स्यूडो का टॉर्क ही नहीं आएगा। मान लो स्यूडो लगाना ही भूल गए तो भी तुम्हारा आंसर सही आएगा। तो चलिए देखिए यहां पे इसके अबाउट टॉर्क एनालिसिस कर रहे हैं, फटाफट से बताइएगा। जब ये जस्ट टॉपल करने वाला होगा उस मोमेंट पे क्या होगा? एफ का टॉर्क, एफ का टॉर्क 0, mg का टॉर्क 0। जनाब पता है इस केस में टॉपल ही नहीं करेगा। अगर आप मुझसे ये पूछें व्हाट इज एफ मिनिमम तो मैं आपको यही कहूंगा कि इस केस में ये ब्लॉक टॉपल ही नहीं करेगा, क्योंकि आप ऑब्जर्व करिए सेंटर के अबाउट mg का टॉर्क और f का टॉर्क एक दूसरे को क्या कर रहा है? कैंसिल आउट कर रहा है। यस और नो? और अगर कैंसिल आउट कर रहा है तो डेफिनेटली यहां पर अगर आप f मिनिमम की वैल्यू पूछेंगे ना तो मैं कहूंगा कि यहां पे तो टॉपलिंग होगी ही नहीं। तो क्वेश्चन को चेंज करिएगा। ये पता है अगर ये सरफेस स्मूथ हुई तो ये टॉपल तभी करेगा जब फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेंटर से पास ना करे, यहां पे लगे। ऐसा क्यों किया? क्या ये बात क्लियर है? क्योंकि आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि नॉर्मल का टॉर्क तो वैसे नहीं घूमने देगा। इस केस में पता है नॉर्मल सेफ्टी नहीं होगा, नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ मास से ही पास करेगा। तो यहां पर अब आपकी सिचुएशन बदल गई। अब तुम देखना, अगर तुमने यहां पे फोर्स टॉप एज पे लगाया, दिस इज एफ मिनिमम, अब तुम्हारा काम हो जाएगा। क्योंकि अब तुम यहां पे इस पॉइंट के अबाउट देखोगे तो मैं कहूंगा कि देखो एफ मिनिमम का टॉर्क इसको ऐसे रोटेट करना चाह रहा है और नॉर्मल का टॉर्क इसको रोकना चाह रहा है। पिछले वाले केस में क्या था कि एफ का टॉर्क ही नहीं था तो इसलिए नॉर्मल शिफ्ट ही नहीं हुआ था। इस वाले केस में एफ का टॉर्क आएगा सेंटर के अबाउट तो ये आगे वाली सरफेस को ज्यादा तेजी से पुश करेगा, तो उस वजह से नॉर्मल आगे शिफ्ट हो जाएगा। नॉर्मल की वैल्यू mg के बराबर होगी क्योंकि ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। सेंटर के अबाउट टॉर्क लिखेंगे, क्या लिखोगे? एफ मिनिमम इनटू ये डिस्टेंस कितना है बेटा? h/2। यस और नो? बराबर नॉर्मल का टॉर्क बताइए, नॉर्मल n इनटू ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस इस समय कितना होगा? l/2 आई थिंक, है ना? यस। और नॉर्मल की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है? mg। तो यहां पर हम कहेंगे कि f मिनिमम की जो वैल्यू है वो आ जाएगी mg l/h। क्या समझ में आया? मतलब अगर ये सरफेस स्मूथ होती तो उस केस में अगर तुम फोर्स सेंटर पर लगाते तो ये बॉडी टॉपल ही नहीं करती, क्योंकि सेंटर पर जो फोर्स लगाया उसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क 0 हो जाता और ये बॉडी सीधे ट्रांसलेट करती। अगर ये बॉडी स्मूथ है तो आपके फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन टॉप एज, मतलब लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात? आई होप कि सभी को समझ में आ गया होगा। एक लास्ट एग्जांपल और लेना चाहूंगा क्योंकि उस प्रोफाइल के भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेट्स सी, देखिएगा क्वेश्चन क्या है, सुनिएगा। सपोज आपके पास भाई ये सिलेंडर है, 2h हाइट, ठीक, और इसका जो रेडियस है वो r है और सपोज r की वैल्यू है h/2। और ये सिलेंडर पता है किस पर रखा हुआ है? ये सिलेंडर रखा है भैया एक ट्रॉली पर, ट्रॉली कर रही है एक्सेलरेट। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है और यहां पर म्यू की जो वैल्यू है ना वो सपोज आपको दी है 0.5। आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम एक्सेलरेशन। क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। मिनिमम एक्सेलरेशन सो दैट ब्लॉक नाइदर स्लिप नॉर टॉपल। एक ट्रॉली आगे की तरफ लेके जा रहे हैं तो देखो ये सिलेंडर इस तरीके से रखा हुआ है। यहां पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये सिलेंडर स्लिप करने लग जाए या फिर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये टॉपल कर जाए। टॉपल करेगा तो कैसे करेगा आप सोचिए। पहले तो मुझे ये बताओ, अगर मैं इसका FBD बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा?
मैं कहूँगा देखो mg यहाँ पर, अगर इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ है तो डेफिनेटली इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो आगे की तरफ लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। आपको शायद समझ में आ रहा हो कि सेंटर के अबाउट इस फ्रिक्शन का टॉर्क किस सेंस में आ रहा है। सेंटर के अबाउट फ्रिक्शन का टॉर्क किस सेंस में आ रहा है? अभी देख करके बोलो भाई, एंटी क्लॉकवाइज। इसको बैलेंस करने के लिए जो नॉर्मल है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, यस और नो? क्लियर है बात? अब मैं अगर आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं यहां पर, सुनिएगा ध्यान से, कि एट द वर्ज ऑफ टॉपलिंग मिनिमम एक्सेलरेशन क्या होगा, तो उसके लिए आप नॉर्मल को जस्ट कहां पे शिफ्ट कर देंगे? एच पॉइंट पर, ठीक। ये बात आपको शायद समझ आ रही होगी कि इस फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर होगी? एम ए के बराबर होगी। सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन ए है, इस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क एनालिसिस करिए, सेंटर के अबाउट, क्योंकि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो स्यूडो फोर्स का टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो। और इस पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क एनालिसिस करेंगे तो जल्दी से बताइएगा फ्रिक्शन का टॉर्क कितना आएगा? फ्रिक्शन इंटू ये वाला डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस है एच, तो एम ए इंटू एच, यस और नो? अब देखिए नॉर्मल ऐसे लग रहा है, लेकिन नॉर्मल की वैल्यू क्या है? एम जी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, और आर की वैल्यू कितनी है? एच बाई टू। तो यहां से देखिएगा एम से एम कैंसिल आउट, एच से एच कैंसिल आउट, और मेरे पास ए की मिनिमम वैल्यू यहां से आती है क्या? 5। ये वो है एक्सेलरेशन या मिनिमम एक्सेलरेशन जिस पर ये बॉडी जस्ट टॉपल करेगी। लेकिन यहां पर हमें ये भी देखना है कि वो एक्सेलरेशन क्या होगा जिस पे स्लिप करेगी। तो आपको समझ में आ रहा है कि फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन जब ये बॉडी जस्ट स्लिप करना स्टार्ट करेगी उस समय जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? म्यू एस इंटू एन, एन इज व्हाट? एम जी, और ये बराबर आप क्या लिखेंगे? एम इंटू ए। इसे कैंसिल आउट। एक काम करिए, यहाँ पे म्यू की वैल्यू को चेंज कर लीजिए, थोड़ा सा मजा आएगा आपको सॉल्व करने में। मान लीजिए इस वैल्यू को मैं 0.4 ले लेता हूँ, ठीक। तो देखिएगा म्यू की वैल्यू 0.4, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई बेटा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब अगर एक्सेलरेशन 4 से ज्यादा हो गया तो बॉडी स्लिप करने लग जाएगी, और एक्सेलरेशन अगर 5 से ज्यादा हो गया तो बॉडी टॉपल करेगी। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हमारी बॉडी ना ही टॉपल करे और ना ही स्लिप करे। तो बताइए आपका व्हाट विल बी द मिनिमम एक्सेलरेशन? आंसर विल बी 4 और 5, सोच लीजिए। आंसर विल बी 4। क्यों भाई? क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि जैसे ही एक्सेलरेशन 4 से ज्यादा हो गया बॉडी क्या कर जाएगी? स्लिप कर जाएगी भाई। क्लियर है? तो ऐसे कोई भी क्वेश्चंस जहां पे गिवन बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, आई विल प्रीफर टू डू द टॉर्क एनालिसिस अबाउट सेंटर ऑफ मास, क्योंकि वहां बच के निकल जाओगे, क्योंकि स्यूडो फोर्स का टॉर्क 0 हो जाएगा। तो देखिए ऑलमोस्ट टॉपलिंग में जितने भी डिफरेंट प्रोफाइल के क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, आई हैव ट्राई टू कवर इट। और मुझे उम्मीद है कि शायद आज के लेक्चर में आपको कुछ नया सीखने को तो मिला होगा। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि जब भी मैं यहाँ पर कोई भी वीडियो लेकर के आऊं तो उसमें कोई एक ऐसा यूनिक मेथड तो बता करके जाऊं जिसको देखने के बाद आप कम से कम अप्रिशिएट तो करें, आप ये तो कहें कि यार मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। क्योंकि मैंने देखा है कि जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपना सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करते हैं। इसीलिए मैं हमेशा इसी ऑब्जेक्टिव से वीडियो लेकर के आता हूं कि आपको कुछ ऐसे मेथड्स बताऊं जो कि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफी मदद करें। तो इसी के साथ चलें फिर भाई, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। आपको किन टॉपिक्स में चैलेंज फेज होता है, किन टॉपिक्स को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होती है, मैं जानना चाहूंगा। प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा वो कौन से टॉपिक्स हैं, जिससे कि मैं अपनी लिस्ट प्रिपेयर कर पाऊं। क्योंकि स्टूडेंट्स के जिस तरीके के मेरे पास फीडबैक आते रहते हैं उस बेसिस पे मैं डिसाइड कर पाता हूं कि मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। तो आपके लिए कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है लेकिन आपको ड्यूरिंग द क्लास समझ में नहीं आया था, या फिर उस टॉपिक के जब भी क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं आपको चैलेंज फेज होता है, तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, जिससे मेरे लिए थोड़ा सा ये डिसाइड कर पाना आसान हो जाएगा कि अब नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लेकर के आना है। ठीक है भाई, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे होगा, आप उसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आगे उस टेलीग्राम चैनल पर हम ये जो पीपीटीज वगैरह हैं इनके पीडीएफ्स भी वहां पे शेयर करते रहेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।